रिया और उसकी माँ दीवानपुर नामक गांव में रहते थे। रिया के पिताजी की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी और उसकी माँ भी काफी बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए रिया रंगोली बेचने का काम किया करती थी। बेटी, हम तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाए। जिस उम्र में तुम्हें खेलना कूदना चाहिए था, उस उम्र में तुम काम कर रही हो। ऐसी बात नहीं है माँ, घर के लिए कुछ करना काम थोड़ी होता है, और भगवान सब ठीक कर देंगे। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। रिया उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन काफी समझदार थी। रिया पढ़ने में भी काफी होशियार थी और रंगोली भी बहुत अच्छी बनाती थी। दिवाली आने वाली थी, इसलिए अब सभी लोग रंगोलियां खरीदने लगे थे। दिवाली का त्योहार आ गया है, अब मेरी रंगोलियां जल्दी जल्दी बिकेंगी और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, जिससे हमारे घर का खर्च आसानी से चल पाएगा। और मैं माँ को भी हॉस्पिटल में एडमिट करा सकूंगी, ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। रिया बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, इस कारण से गांव के बहुत सारे लोग उसे अपने घर पर रंगोली बनाने के लिए बुलाते थे। लेकिन इस साल लोगों ने ऑनलाइन खरीदी ज्यादा की थी, जिसके कारण रिया की रंगोलियां बहुत कम लोगों ने ही खरीदी थी और उसे पैसे भी बहुत कम मिले थे। इस कारण से रिया काफी दुखी थी। हे भगवान, मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। इस साल तो पहले से भी कम कमाई हुई है। अब मैं अपनी माँ की दवाई कैसे कराऊंगी? एक दिन रिया के स्कूल में रंगोली कंपटीशन होने वाला था। टीचर ने क्लास में इसके लिए अनाउंसमेंट की। बच्चों, इस साल हमारे स्कूल में रंगोली कंपटीशन होगा और जो भी बच्चा उसमें फर्स्ट आएगा उसे प्राइज मनी मिलेगी। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और रिया भी काफी खुश हो गई थी। मुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा, ताकि मैं प्राइज जीत सकूं और अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। एक दिन रिया अपनी दुकान से वापस घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे एक भिखारी मिलता है। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया है। रिया के पास खाना तो नहीं था, लेकिन उस दिन जो थोड़ा बहुत रंगोली बिकी थी, उसी के पैसे उसके पास थे। मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं, और अगर मैंने इसे ये भी दे दिए तो फिर आज हमारे घर में खाना कैसे बनेगा? काफी सोचने के बाद रिया ने उन पैसों से कुछ खाने का सामान खरीदकर उस भिखारी को दे दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरी मदद की है। रिया घर वापस आ जाती है और अगले दिन के लिए अपने स्कूल में होने वाले रंगोली कंपटीशन की तैयारी करने लगती है। अगर सब कुछ सही रहा और भगवान ने चाहा तो इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी। अगले दिन स्कूल में कंपटीशन शुरू हुआ और सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई थी। रंगोली को कागज पर कलर पेन से बनाना था और रिया ने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई थी। बच्चों, आप लोग आधे घंटे के अंदर अपनी रंगोली कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद प्रिंसिपल सर आकर आप लोगों की रंगोली को चेक करेंगे और जिसकी रंगोली सबसे अच्छी होगी उसे प्राइज मनी दी जाएगी। रिया की रंगोली टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गई थी और वो बार बार अपनी उस रंगोली को देखकर खुश हो रही थी। बच्चों, अब टाइम खत्म हो गया है, आप सभी लोग अपनी रंगोली सबमिट कर दीजिए। रिया जैसे ही अपनी रंगोली सबमिट करने के लिए जाती है, गलती से उसकी रंगोली पर पानी गिर जाता है। ये क्या हो गया? मेरी तो सारी रंगोली खराब हो गई। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मुझे प्राइज मनी भी नहीं मिलेगी। टाइम खत्म हो जाने के कारण रिया अपनी उस रंगोली को सुधार भी नहीं सकती थी और उसे वही पानी गिरी हुई रंगोली को सबमिट करना पड़ता है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और वो सभी लोगों की रंगोलियों को चेक करते हैं। शाबाश बच्चों, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनाम तो किसी एक को ही मिल सकता है। और आप लोग जानकर खुश होंगे कि सबसे अच्छी रंगोली रिया ने बनाई है। रिया ने जब प्रिंसिपल सर की बातें सुनी तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी रंगोली तो खराब हो गई थी। ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरी रंगोली में तो पानी गिर गया था और वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। रिया को प्राइज मनी मिली, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। रिया ने घर जाकर जादू की तरह ठीक होने वाली रंगोली की सारी बातें अपनी माँ को बताई। बेटा, भगवान हमेशा सच्चे और साफ मन वाले बच्चों की मदद करते हैं और भगवान ने ही तुम्हारी रंगोली ठीक की होगी, क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। रिया आज भी अपनी उस रंगोली को जादुई रंगोली मानती है और उसके बाद रिया ने बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन इस बार संभाल कर रिया ने अपनी रंगोली पर पानी नहीं गिरने दिया। अब काफी सारे कंपटीशन में जीतने के बाद रिया काफी फेमस हो गई थी। उसने एक बड़ी रंगोली की दुकान खरीद ली थी और वो काफी चलती भी थी। इन सारी चीजों के पीछे रिया उसी जादुई रंगोली को मानती थी, जिसके कारण उसने कंपटीशन जीता था। लेकिन वो कैसे हुआ था, वो आज भी रिया के लिए
एक राज है। दीमापुर नाम का एक गांव था। यह गांव शहर से बहुत दूर जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत ही शांत और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। इस गांव के लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए रमेश के पास जाया करते थे, क्योंकि रमेश समय समय पर शहर जाकर सभी की जरूरतों का सामान लेकर आता था। लेकिन रमेश काफी लालची किस्म का आदमी था। वह शहर से सामान बहुत कम कीमत में लाकर गांव में बहुत ज्यादा कीमत पर बेचा करता था। यार रमेश, तुम अपनी चीजों की कुछ ज्यादा कीमत लगाते हो भाई। तो क्या करूं भाई, तुम्हें पता है शहर जाने के लिए पहाड़ पार करके जाना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है। कल तुम ही मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन रमेश और किशन शहर के लिए निकलते हैं और जब दोनों शहर से सामान लेकर लौटते हैं तो उन्हें लौटते समय काफी अंधेरा हो जाता है। रमेश, हमें तो रात हो गई लौटते लौटते, और हमें तो अभी पहाड़ भी पार करना है। देख लिया ना, तुम लोगों को तो लगता था कि मैं सबको लूट रहा हूँ। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है शहर से सामान लाने के लिए। रमेश और किशन जैसे ही पहाड़ों को पार करके जंगल में पहुंचते हैं, तभी वहाँ एक अजीब सी खुशबू आने लगती है। किशन, क्या तुझे भी खुशबू आ रही है जो मुझे आ रही है? हाँ यार रमेश, ये खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। मन करता है कि इसको सूंघता ही रहूं। चल यार, चल के देखते हैं कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। रमेश और किशन खुशबू के पीछे जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर जाने पर उन्हें पहाड़ों के बीच में एक झरना दिखाई देता है। उस झरने के अंदर एक दरवाजा होता है। यार रमेश, ये दरवाजा तो बहुत चमक रहा है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि झरने के पीछे दरवाजा आया कहाँ से होगा। चल ना, अंदर चल कर देखते हैं। मुझे लगता है कि इसमें अली बाबा 40 चोर की तरह ही खजाना भरा होगा। रमेश और किशन जैसे ही जादुई दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें चमकने लगती हैं। उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। रमेश, दरवाजे के अंदर तो एक अलग ही दुनिया है, बिल्कुल हमारे गांव की तरह। कहीं हम किसी और दुनिया में तो नहीं आ गए? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो इसके और अंदर चलते हैं, तब इसकी सच्चाई का पता चलेगा। अंदर जाने पर रमेश और किशन को एक बूढ़ी औरत मिलती है। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये कौन सी जगह है? बेटे, ये जादुई दुनिया है। यहाँ की हर चीज में जादू है, और जिस दरवाजे से तुम लोग आए हो, वह दरवाजा कई सालों में केवल एक बार ही खुलता है। हमें तो नहीं लगता कि ये जादुई दुनिया है। यह सब चीज तो हमारी दुनिया की जैसी ही है। यहाँ की कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होती है बेटा, चाहे तुम कितना भी उस चीज का इस्तेमाल कर लो। रमेश एक पेड़ से सेब तोड़कर खाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस पेड़ पर फिर से सेब आ जाता है। रमेश यह सब देखकर चौंक जाता है। रमेश के मन में यह लालच आ जाता है कि अगर वह यहाँ से चीजें ले जाएगा तो वह कभी खत्म नहीं होंगी, और गांव में ले जाकर उन्हें हमेशा बेच सकता है। आप सही कह रही थी, लेकिन क्या हम यहाँ से कोई चीज अपनी दुनिया में लेकर जा सकते हैं? ये जादुई दरवाजा कई सालों में एक बार खुलता है बेटा, और अगर तुम लोग अंदर आए हो तो तुम बहुत नसीब वाले हो। इसलिए तुम यहाँ से कोई भी चीज लेकर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सुबह होने से पहले यहाँ से बाहर चले जाना, नहीं तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में कैद हो जाओगे। रमेश और किशन जादुई दुनिया के अंदर चीजें ढूंढने लगते हैं। जादुई दुनिया में चीजों को देखकर रमेश का लालच बढ़ता ही चला जाता है। रमेश, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई, वरना बूढ़ी औरत ने जैसा बताया था उसके हिसाब से हम यहीं फंसे रहेंगे। अरे थोड़ा रुको यार, अभी थोड़ी और चीजें इकट्ठी कर लेने दो। कौन सा यहाँ पे रोज रोज आना है? किशन देखता है कि रमेश का लालच बढ़ता ही जा रहा है। रमेश ने जरूरत से बहुत ज्यादा चीजें ले ली थी, लेकिन किशन ने केवल एक पौधा लिया था जिसे वह अपने बगीचे में लगाने वाला था। यार किशन, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे हाथ में कोई सोने का कटोरा देगा तब भी तुम भीख ही मांगोगे क्या? देखो यहाँ कितनी सारी चीजें हैं, सोने के पेड़, सोने के बर्तन और भी बहुत सारी चीजें, और तुमने सिर्फ ये मामूली सा पेड़ लिया है। रमेश, मुझे ज्यादा लालच नहीं है। मैं इस पौधे को अपने बगीचे में लगाऊंगा और इससे जो भी फल निकलेंगे मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा। मैं मेहनत की जिंदगी जीना चाहता हूँ, और अगर मेरे पास हर चीज सोने की हो जाएगी तो मुझे बहुत ज्यादा आलस आ जाएगा।
कुछ देर बाद दोनों लोग इस दुनिया से बाहर निकलने लगते हैं। रमेश ने इतना ज्यादा सामान ले लिया था कि उसे ढंग से चलते भी नहीं बन पा रहा था। यार किशन, मुझसे ये सारी चीजें उठ ही नहीं पा रही हैं। एक काम करो, अपने इस पौधे को यहीं फेंक दो और मेरी चीजें बाहर तक ले चलो, फिर मैं तुम्हें भी इनमें से कुछ चीजें दे दूंगा। नहीं रमेश, मैं इस पौधे को नहीं फेंक सकता। और रही बात तुम्हारे सामान की, तो तुम अपना सामान खुद लेकर जाओ। तुम्हें पहले इस बारे में सोचना चाहिए था कि तुम जितना सामान ले जा सकते हो तुम्हें उतना ही उठाना चाहिए। जैसे ही रमेश और किशन जादुई दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा बहुत तेजी से बंद होने लगता है। किशन दौड़कर दरवाजे से बाहर चला जाता है, लेकिन रमेश के पास बहुत ज्यादा सामान था जिसके कारण वह दौड़ नहीं पाता। रमेश, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, इस सामान को छोड़ो। अगर जादुई दरवाजा बंद हो गया तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में बंद हो जाओगे। नहीं, मैं सामान को नहीं छोड़ सकता, इतनी मेहनत से तो मैंने इन्हें इकट्ठा किया है। लेकिन आखिर में खुद ब खुद एक अजीब सी शक्ति आती है जो रमेश को उस जादुई दुनिया से निकालकर बाहर फेंक देती है और उसका सारा सामान वहीं छूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा सारा सामान तो अंदर ही रह गया और अब ये जादुई दरवाजा भी बंद हो गया है। तभी जादुई दरवाजे से आवाज आती है, ये तुम दोनों के लालच की परीक्षा के लिए ऐसा किया गया था। रमेश, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा लालच था, इसके कारण तुम जादुई दुनिया में से कोई भी चीज नहीं ले जा सके। और किशन बिल्कुल भी लालची नहीं है, वो चाहता तो और भी चीजें ले जा सकता था, लेकिन सिर्फ उसने एक पौधा लिया। थोड़ी देर बाद वो जादुई दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है। रमेश हाथ मलते हुए वापस गांव लौट आता है। किशन अपने बगीचे में उस पौधे को लगा देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिन में वह पौधा पूरी तरह से पेड़ बन जाता है और उसमें फल भी लग जाते हैं। उस पेड़ के फल तोड़कर किशन बाजार में बेचता है और बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिताता है। और रमेश अपने लालच के कारण हमेशा पछताता रहता है। पापा, इन गर्मियों की छुट्टियों में हम हिंद महासागर की सैर पर चलेंगे, शिप में बैठकर। सेलिना ने अपने पापा से आग्रह किया तो पापा बोले, अरे बेटा, ये कैसी अजीब फरमाइश है तुम्हारी। भला समुद्र की सैर करने के लिए भी कोई जाता है, वो भी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। ओफो पापा, हम हर साल छुट्टी में वही घिसे पिटे हिल स्टेशन ही तो जाते आए हैं। अब की बार मुझे कुछ चेंज चाहिए, बस। आखिर सेलिना की जिद के आगे मम्मी पापा को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने एक शिप बुक किया। साथ ही उसका केयर टेकर, मालिक और शिप चलाने वाला भी साथ जाने वाले थे। सेलिना के मम्मी पापा ने 2 हफ्ते का राशन पानी और स्नैक्स वगैरह शिप में भरवा लिए। शिप के मालिक ने महीने भर का ईंधन स्टोर कर लिया और सेलिना और उसके भाई आरव ने खेल कूद का सारा सामान जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, कार्ड गेम और बैडमिंटन वगैरह भी शिप में रख लिए और सबके कपड़े, साबुन, तेल वगैरह का बैग भर कर रख लिए और उनकी पहली समुद्री यात्रा शुरू हुई। ऐसी मजेदार अनोखी यात्रा वो लोग पहली बार कर रहे थे। हिंद महासागर को पार करके उन्हें घूमकर वापस आना था। इसके लिए 1 हफ्ता भी कम था। सेलिना और उसके परिवार वाले काफी रोमांचित थे इस सुहाने सफर के एडवेंचर के लिए। शाम का समय उनका शिप आगे बढ़ा। दोनों भाई बहन चुलबुली हरकतें करते हुए हंस रहे थे और मम्मी पापा बच्चों की खुशी में ही खुश हो रहे थे। ये वो देखो, कितनी बड़ी मछली। सेलिना ने भी देखा, समुद्र की ऊंची लहरों के साथ वो बड़ी सी समुद्री मछली भी तैर रही थी। अरे हाँ आरव, सच में वो बहुत बड़ी है। शिप का मालिक गोंजाल्विस बोला, बेबी, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी मछलियाँ देखोगे आगे समुद्र में। पूरी रात शिप तेजी से आगे बढ़ता रहा। सेलिना, आरव तो मम्मी पापा और गोंजाल्विस के साथ डिनर खाकर सो गए थे, लेकिन शिप चालक तो रात भर जागते हुए शिप चला रहा था। अगले दोपहर तक वो लोग समुद्र की ठंडी हवाओं के चलते सोते रहे, लेकिन शिप का ड्राइवर तो लगातार जागता रहा था। इसी तरह 2 दिन गुजरे। सेलिना जितनी चुलबुली थी उतनी ही हसीन भी थी। 17-18 साल की अल्हड़ उम्र जो थी। तीसरी दोपहर ढलते ही वो लोग समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ड्राइवर चिल्लाया, शायद भारी तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है।
अचानक एक तेज धमाका हुआ और शिप कई मील दूर उड़ता हुआ एक भारी चट्टान से टकराया और टुकड़े होकर पानी में डूब गया और वो सभी लोग समुद्र में गिर गए। वो लोग कई घंटों तक तूफान में बहते रहे और बहते हुए काफी दूर एक अनजान जगह चले गए। शिप के ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, लगता है सामने कोई टापू है, चलो जल्दी तैर करो सौर। वो लोग तेजी से उस टापू की तरफ बढ़ते गए और आखिर उस टापू पर पहुंचकर वहीं चट्टान पर लेटकर लंबी सांसें भरने लगे। मम्मी रोते हुए बोली, हे भगवान, हम कहाँ फंस गए? अब हम घर कैसे जाएंगे? लगता है हम सबकी यहीं पर जल्द समाधि हो जाएगी। आरव रोते हुए बोला, ये सब मुसीबत सेलिना दीदी की वजह से आई है। ना दीदी समुद्र में शहर का प्लान बनाती और ना ही ऐसा होता। अरे यार, तो मोबाइल भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहे। पापा बेचैन होते हुए, शिप के ड्राइवर और मालिक भी काफी परेशान लग रहे थे। वो लोग काफी दूर तक उस टापू पर आगे बढ़ गए, पर कोई रास्ता न मिलने पर हताश होकर बैठ गए। सेलिना उस टापू पर आगे बढ़ते हुए बोली, प्लीज आप लोग परेशान नहीं हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मम्मी चिल्लाई, अरे क्या खाक रास्ता निकलेगा? शिप के साथ पूरा राशन और सब कुछ हमसे छूट गया। अब हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे घर वापस जाएंगे? सेलिना उनकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हुए चिल्लाई, पापा वो देखो, वहाँ कितने सारे सुनहरे फलदार पेड़ लगे हैं। सब लोग दौड़कर उस तरफ गए तो देखा बहुत सारे रसीले फलों से लदे पेड़ वहाँ कतारबद्ध खड़े थे। सेलिना ने एक फल चख कर देखा। वाओ, ये तो बहुत मीठे हैं। सेलिना की तरह ही सबने फल खाकर अपनी भूख प्यास शांत की। सेलिना गौर से उन पेड़ों को देखती रही। अचानक उसे लगा जैसे एक पेड़ उसे ही घूर रहा है। वो बोली, अरे ये पेड़ तो देखो, ऐसा लगता है जैसे ये मुझे ही घूर रहा है। इतने में आवाज आई, मैं सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि तुम्हारी बातें भी सुन रहा हूँ। सब लोग घबराकर वहाँ से दूर भाग गए। वो पेड़ हंसते हुए बोला, घबराओ मत, मैं तुम सबका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। शायद तुम सभी की मदद करने के लिए ही ऊपर वाले ने मुझे यहाँ छोड़ा है। सेलिना डरते डरते उस पेड़ के करीब गई। अरे तुम बोल सुन कैसे रहे हो? वो पेड़ बोला, मैं और भी बहुत से काम कर सकता हूँ जो तुम इंसान नहीं कर पाओगे। आरव बोला, तो क्या तुम हमें हमारे घर तक पहुंचा सकते हो? क्या तुम इस तूफान को रोक सकते हो? वो हंसता हुआ बोला, हाँ, मैं आंधी तूफान आग पानी सबको रोक सकता हूँ। सेलिना रोते हुए बोली, लेकिन हमारा शिप तो टूटकर डूब गया है, हम घर कैसे जा सकते हैं? वो पेड़ हंसता हुआ बोला, फिक्र मत करो, मैं चल दौड़ और तैर भी सकता हूँ। तुम सब लोग मेरी शाखाओं पर बैठकर खुद को मेरी लताओं से अच्छे से बांध लो। सब ने ऐसा ही किया तो पेड़ अपनी जगह से चला और समुद्र में उतरकर जहाज की ओर तेजी से तैरने लगा। सेलिना और सब लोग घोर आश्चर्य करते हुए खुशी से हंसने लगे। लेकिन उस बोलने वाले पेड़ ने उन्हें बेहद जल्दी ही उनके घर पहुंचा दिया। पेड़ ने बड़ी बड़ी आंखें तरेरते हुए सेलिना से कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। सेलिना उदास होते हुए बोली, नहीं नहीं, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। तुमने हम सबकी जान बचाई, हमें सही सलामत घर तक पहुंचाया है। तुम ना होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। कहते हुए सेलिना उस पेड़ से लिपटकर रोने लगी। अचानक एक धमाका हुआ और वो विशाल पेड़ एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। सेलिना और सभी लोग उसे ठगी सी नजरों से देखने लगे।
वो सब हैरान थे इस चमत्कार को देखकर। इतने में वो नवयुवक बोला, आप हैरान न हो, दरअसल मैंने बहुत से पेड़ों को नष्ट किया, उन्हें आग में जलाया और उन पर तीर और पत्थर चलाए, उन्हें जख्मी किया। मैं पेड़ों को बहुत ही तुच्छ समझकर उनसे नफरत करता था, पर्यावरण को भी नष्ट करता था, लेकिन मुझे ये गलती कभी समझ नहीं आई। ऐसे में एक दिन मैं घने पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या में लीन एक ऋषि मुनि को भी परेशान करने लगा। उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने न जाने कैसे अपनी दिव्य दृष्टि से मेरी पिछली सारी करतूतें देख ली और मुझे श्राप देकर बोलने वाला पेड़ बना दिया। और वो ऋषि क्रोधित होकर बोले, तूने बहुत से जीवनदायी मासूम बेजुबान पेड़ों को छलन किया और उनका तिरस्कार किया, इसलिए अब तू भी बोलता पेड़ बन जाएगा। सब तुझसे दूर भागेंगे, तुझसे नफरत करेंगे, तुझे जख्मी करेंगे। तो खुद अपने ऊपर हो रही तकलीफ बता सके, इसलिए तुझे बोलने वाला जादुई पेड़ बनाया है। लेकिन मैंने ऋषि मुनि के पैर पकड़कर माफी मांगी और श्राप वापस लेने को कहा, तो उन्होंने कहा, जिस दिन कोई कुंवारी कन्या तुझसे सच्चे दिल से प्यार करने लगे, उस दिन तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और इसी वजह से ऋषि मुनि का श्राप टूट गया और मैं अपने असली रूप में आ सका। मम्मी, पापा आरव और सेलिना बहुत खुश हुए और सेलिना से उस खूबसूरत नौजवान की शादी करवा उसे अपने ही घर रख लिया। उसका नाम राजकुमार था। वो अपने असली रूप में तो आ गया, लेकिन उसके अंदर की जादुई शक्ति अब भी बरकरार थी। सेलिना से शादी के बाद अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार और सेलिना खुशी खुशी सभी मजबूर और जरूरतमंद गरीब लोगों की सहायता करते हुए जीवन बिताने लगे। सेलिना और राजकुमार ने कई नए पौधे अपने घर के आंगन में लगाए और सभी को पेड़ पौधे नष्ट न करने और पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने की शिक्षा देने लगे। पेड़ उगाएं, पर्यावरण बचाएं, जीवन को स्वस्थ, निरोगी और सुंदर बनाएं। पेड़ ही जीवन है, कृपया इन्हें नष्ट न करें। चमत्कारी गाय का दूध। एक बार की बात है, एक गांव था मसौली। वहाँ किशन अपनी पत्नी निर्मला और दोनों बेटे मनोज और सोहन के साथ रहा करते थे। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। किशन और सोहन अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटाते थे। गांव में उनके पास बहुत बड़ा खेत था। मनोज की उम्र शादी लायक हो गई थी। एक दिन, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि हम मनोज की शादी कर दें। हाँ, पर लड़की ढूंढने में तो समय लगेगा। क्यों ना अवतार सिंह जी से बात करिए। उनकी बेटी राधिका भी तो बड़ी अच्छी है और हमारा देखा भाला परिवार भी है। हाँ ठीक है, मैं कल ही जाकर बात करता हूँ। अगले दिन किशन जी अवतार सिंह के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनसे शादी की बात करते हैं। अवतार सिंह ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। दोनों में बात पक्की होती है और दोनों ही लोग शादी के लिए हामी भर देते हैं। उसी शाम, अरे निर्मला, सुनते हो? अवतार सिंह जी रिश्ते के लिए मान गए हैं। चलो, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। निर्मला ये बात मनोज को भी बताती है। धीरे धीरे समय बढ़ता है। मनोज और राधिका की शादी हो जाती है। शादी के 3 साल बीत जाते हैं, परंतु राधिका को बच्चे नहीं होते हैं। इस कारण निर्मला भी उससे नफरत करने लगती है और वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो लोग कुछ न कुछ चुभने वाली बात उनसे कहा करते हैं। एक बार राधिका अपने मायके जाती है। उसी रात, बेटा मनोज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ, बोलिए। बेटा, 3 साल हो गए हैं और राधिका से अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तुम एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो ताकि हमें हमारे परिवार का वारिस मिल सके। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। राधिका मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है ऊपर वाले को यही मंजूर हो। खैर, उस रात ये बात खत्म हो जाती है। धीरे धीरे वक्त का पहिया चलता है। एक दिन पड़ोस के गांव से सोहन के लिए शादी का रिश्ता आता है और सोहन की शादी भी तय हो जाती है। सोहन की पत्नी का नाम सुमन होता है। 1 साल बाद सुमन के एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होने से निर्मला बहुत खुश होती है। अब निर्मला हर वक्त सुमन से ही प्यार करती थी और राधिका को हमेशा दूर करती रहती थी।
राधिका निर्मला की इस बात से बहुत दुखी रहती थी। राधिका को गायों की सेवा करने का बहुत शौक था। वो गौशाला में जाकर रोज गायों की सेवा करती थी। एक दिन निर्मला ने राधिका को बहुत बुरा भला कहा। उस दिन राधिका गौशाला में जाकर बहुत रोई। शाम को बिना कुछ खाए पिए ही वो सो गई। रात को उसके सपने में श्री कृष्ण भगवान आए और उन्होंने बोला, बेटा, तुमने गायों की बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। तुम्हें कल गौशाला में एक हल्के भूरे रंग की गाय दिखेगी, जिसके सींग शीशे की तरह चमक रहे होंगे। तुम रोज उसका दूध निकाल कर पीना। 1 महीने के अंदर तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। राधिका की तभी अचानक से नींद खुल जाती है और वो मनोज को अपना सारा सपना सुनाती है। राधिका, तुम दुख से पागल हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। चुपचाप सो जाओ और अपने दिमाग से बच्चों का दुख निकाल दो। यह समझ लो कि प्रभु की यही इच्छा है। राधिका चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाती है। उसको रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होती है, वो जल्दी से उठकर गौशाला में जाती है और सारी गायों को देखती है। इसी बीच उसे वही गाय दिखाई पड़ती है जिसके बारे में उसे सपने में बताया गया था। वो चुपचाप जाती है और उसका दूध निकाल कर पीने लगती है। राधिका 1 महीने तक ऐसा ही करती है कि 1 महीने बाद इस चमत्कारी गाय का दूध पीने से राधिका गर्भवती हो जाती है। कुछ दिनों बाद राधिका एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, जिससे निर्मला बहुत खुश होती है और राधिका और सुमन दोनों से ही बराबरी का प्यार करने लगती है। परिवार में राधिका की इज्जत भी बढ़ जाती है। इस तरह चमत्कारी गाय के दूध से किशन के परिवार में फिर से खुशहाली का वातावरण हो जाता है और सभी लोग प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चमत्कारी पहाड़। एक बार एक गांव था, खुशहालपुर। गांव पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था। गांव पूर्ण रूप से संपन्न था। उस गांव में एक पहाड़ भी था जिसकी हर साल दिवाली पर लोग पूजा किया करते थे। हमेशा उस पहाड़ की पूजा पूरे धूमधाम से की जाती थी और गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे। एक दिन गांव के पास वाला बांध टूट गया, जिस कारण गांव में एक महामारी भी आ गई, जिसने त्राही त्राही मचा दी। गांव में रहने वाले लोगों की मौत होने लगी और लोग बीमार रहने लगे। अब खुशहालपुर गांव दुख में डूब गया था। वहाँ लोग मुश्किल से ही गुजारा कर पाते थे। फिर गांव के बुजुर्गों ने महामारी दूर करने के लिए गांव के लोगों को पहाड़ की पूजा करने के लिए कहा, परंतु गांव वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो गांव वालों ने सोचा कि चलकर प्रधान जी से बात की जाए। प्रधान जी, पहाड़ का पूजन कैसे होगा, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास जितना है उतने से ही पूजा करेंगे। गांव वाले प्रधान जी की बात मान जाते हैं और थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके पहाड़ी की पूजा करते हैं। उसी रात प्रधान जी को एक सपना आता है। वे सुबह सबको बुलाते हैं। कल रात को मेरे सपने में पहाड़ देवता आए थे। उन्होंने बोला कि पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा पेड़ है, अगर उसकी पत्तियां पीसकर बीमार लोगों को खिलाएंगे तो महामारी दूर हो जाएगी। गांव के कुछ लोग ऐसा ही करते हैं और पत्तियां तोड़ कर लाते हैं। पत्तियों की चमत्कार से महामारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सभी लोग पहाड़ को धन्यवाद बोलते हैं। कुछ दिन बाद, प्रधान जी, गांव की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, कुछ करिए। क्या करें, खेती के अलावा हम लोगों को कुछ आता भी नहीं है और बाढ़ के बाद तो जैसे जमीन बंजर ही हो चुकी है। चलो फिर से हम पहाड़ देवता की मदद मांगते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और फिर गांव वाले प्रधान जी की बात मान लेते हैं और पहाड़ की पूजा करते हैं। फिर उसी रात प्रधान जी के सपने में पहाड़ देवता आते हैं और कहते हैं, सुनो प्रधान, गांव वालों से बोलो कि मेरे चोटी से कुछ मिट्टी और कंकड़ उठाकर अपने खेतों में डाल दें, जिससे उनकी फसल अच्छी होगी। गांव वाले ऐसा ही करते हैं और उस वर्ष अच्छी फसल होती है। सब मिलके पहाड़ देवता को धन्यवाद देते हैं
अब खुशहालपुर गांव पहले की तरह खुशहाल और संपन्न हो गया। अब हर साल पहाड़ की पूजा बहुत धूमधाम से की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।